वेलकम बैक। और शो पर वो पड़ाव जहां पर जी हाँ आप सही देख भी रहे हैं, ईएमआई नो चेंज। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आरबीआई पॉलिसी जिसका आज ऐलान हुआ है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जस की तस वो पॉलिसी जो है तमाम रेट्स के पैमाने पर रखी गई है। क्या क्या हाईलाइट्स हैं आरबीआई पॉलिसी की, हम स्क्रीन पर तो फ्लैश करते ही रहेंगे, लेकिन आपको अब इसमें से क्या कुछ जानना है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम झटपट एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और समझेंगे इस पॉलिसी में आपके लिए क्या खास है। तो बेसिकली अब जो है आपकी ईएमआई का क्या होगा। जो हमने देखा पिछले दफ़े एक फ्रंट लोडिंग की गई है और धड़ाधड़ आरबीआई ने जो रेट कट्स हुए हैं वो काफ़ी हद तक अब तक पास ऑन भी नहीं हुए हैं आपके कर्ज को लेकर, आपकी ईएमआई को लेकर। तो एक तो उसका असर आप कब तक देख पाएंगे। अभी तो हमने देखा कि कोई भी स्टैंड पे बदलाव नहीं हुआ है, तो यानी ईएमआई घटेगी नहीं घटेगी उस पर सवाल है। अब इसके अलावा आपके निवेश पर आपको किस ओर अब रुख करना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, उस पर कमाई जो हो रही है उसका क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा जहां पर लोग थोड़ा सा मोह भंग करके इक्विटी की ओर आना शुरू हो चुके थे। अब इन तमाम मामलों को हम समझते हैं। महेंद्र कुमार जाजू मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीआईओ हैं फिक्स्ड इनकम मेरे एसेट के, और अंकित बागड़िया हैं एसोसिएट डायरेक्टर bankbazaar.com। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और जाजू सर, सबसे पहले आपसे हम जो लबोलुबाब है वो ही समझना चाहते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन इन्होंने घटा दिया 3.7 से, इसका आकलन जो है मेरे ख्याल से 3.1% के आसपास का आंकड़ा रखा है। पूरे फिस्कल को लेकर जो जीडीपी है वो 6.5% पे जस की तस रखी हुई है। जियो पॉलिटिकल एक इशू है, उसके ट्रिगर्स जो हैं उसको मानती है आरबीआई, और काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन का बढ़ना उनके मुताबिक लिमिटेड ही रहेगा। अब किस ओर आपको लगता है कि ये ब्याज दरें घटाने का सिलसिला बढ़ सकता है। अब की बार तो एक पॉज ले लिया गया है, क्या आने वाले समय में हम एक कटौती की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि एक चर्चा में या उनकी कमेंट्री में ये भी एक जिक्र हुआ कि हमने पहले ही एक फ्रंट लोडिंग कर दी थी, तो हमने आपको पहले ही वो फ़ायदा दे दिया था जो आप अभी चाह रहे थे। क्या कहेंगे महेंद्र सर? बिल्कुल। ये जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से जो पिछली पॉलिसी थी उसके कंटिन्यूटी में है। तो मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशन बन रहे थे कि शायद और एक रेट कट हो जाएगी इस पॉलिसी में। उसका बेसिस था कि इन्फ्लेशन जो बाद में नंबर आए पिछली पॉलिसी के बाद, वो आरबीआई के अनुमान से बहुत कम थे। तो जैसा आपने बताया, 3.7 जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन था 2025 के लिए, वो उन्होंने घटाकर अभी 3.1 कर दिया। उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आरबीआई ने लास्ट पॉलिसी में भी बोला था और आज भी गवर्नर साहब ने वो बात फिर से दोहराई कि ये जो इन्फ्लेशन में गिरावट आई है वो उन्होंने पहले ही फोरकास्ट करके या एक्सपेक्ट करके फ्रंट लोड करके 50 बेसिस उन्होंने रेट कट किया लास्ट पॉलिसी में। और उन्होंने तब भी बोला कि ग्रोथ को अभी सपोर्ट की जरूरत है, तो हम जितना भी अपफ्रंट कर सकते हैं हम फ्रंट लोडिंग कर देंगे। तो इस कारण से जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में कमी आई या जो ग्रोथ में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद थोड़ा स्लो डाउन होगा और उसको लेके शायद कुछ एक्स्ट्रा स्टिमुलस मिले, लेकिन मेरा अनुमान है कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है, जो डोमेस्टिक मैक्रो एनवायरनमेंट है, वो शायद और एक रेट कट को जस्टिफाई करते होंगे। लेकिन अभी आरबीआई को जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। दो जो महत्वपूर्ण एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक जो टैरिफ नेगोशिएशन चल रहा है यूएस के साथ, और उसके कारण काफी जगहों पर अलग अलग तरह के इक्वेशंस बन सकते हैं। तो वो एक अनसर्टेनिटी है जिसके कारण करेंसी पे प्रेशर आ सकता है, एफपीआई फ्लो पे प्रेशर आ सकता है। हमें वो एक थोड़ा सा बफर अपने पास रखना होगा। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लास्ट क्वार्टर में हमारा पाकिस्तान के साथ एक छोटी झड़प हुई और आगे चलकर कभी भी सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। और हमारे भारत को छोड़कर बाकी जगहों पर भी अलग अलग तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो कब कैसे उसका क्या कास्केडिंग इम्पैक्ट होगा अभी बहुत क्लियर नहीं है। इस कारण से मुझे लगता है कि जहां तक डोमेस्टिक फैक्टर्स प्रेशर डाल सकते हैं रेट कट के लिए, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक शायद रेट कट नहीं होगी। ये है पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है कि यदि एक रेट कट की जगह बनती है और अगले पॉलिसी में या दो पॉलिसी के बाद आरबीआई अगर रेट कट करता भी है
तो उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? इन्वेस्टर्स को कैसे उस चीज़ को डील करना चाहिए? तो उसके बारे में मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि जब लास्ट समय आरबीआई ने कहा कि ये शायद अंतिम रेट कट है और इसके बाद स्पेस बहुत कम है, तो मार्केट ने उसका एक रिएक्शन दिया जो एकदम कॉपी बुक रिस्पॉन्स होता है कि जब कोई भी सेंट्रल बैंक रेट कट साइकिल शुरू करता है, उस समय यील्ड कर्व फ्लैट होता है और जैसे-जैसे सेंट्रल बैंक रेट कट करता है और अपने रेट कट के साइकिल के अंत के तरफ आते हैं, तो यील्ड कर्व स्टीप हो जाता है बिकॉज़ जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, वो एक एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद रेट कट होगी तो वो रेट्स पहले ही नीचे आ जाते हैं। तो लास्ट पॉलिसी के बाद कॉपी बुक स्टाइल में हमारा यील्ड कर्व स्टीप हो गया, शॉर्ट टर्म रेट्स बहुत गिरे। तो ट्रांसमिशन की जो बात गवर्नर साहब ने की, उन्होंने यही कहा कि जो डिपॉज़िट दरें हैं वो करीब-करीब 87 बेसिस पॉइंट्स कम हो गई और जो लोन दरें हैं वो करीब-करीब 71 बेसिस पॉइंट्स कम हो गई। तो ऑलरेडी मार्केट ने रिएक्शन दे दिया तो इसलिए यदि एक रेट कट और होता भी है, तो शायद इस साइकिल का अंतिम रेट कट होगा। तो मार्केट के लिए 5.25 या 5.5 को बेस करके एंकर बना के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है या यील्ड कर्व है, उसका टर्म स्ट्रक्चर सेट करना होगा। तो मुझे लगता है कि अब रेट कट हो या ना हो, ब्याज दरों पर खास करके जो लंबी अवधि की दरें हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन, ईएमआई एक्सेट्रा उसमें ज़्यादा फ़र्क अब यहाँ से नहीं आएगा। राइट। अंकित, तो वैसे में हमें कितनी ज़्यादा राहत की उम्मीद करनी चाहिए हमारी ईएमआई पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जब ब्याज दरें बढ़ रही थी तो लोगों ने अपने ईएमआई के जो लोन्स है, जो टेन्योर है, उनको लंबा कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह से एक पॉज लिया गया है और इसके बाद अगर रेट कट होता भी है तो जाजू सर तो समझा रहे हैं कि शायद इस पूरे साइकिल का आखिरी कट हो। बैंकों ने ट्रांसमिशन भी अब तक ठीक तरीके से नहीं किया है। बहुत सारे रेट जो हैं वो जिस बेंचमार्क से जुड़े हुए होते हैं उसके हिसाब से जो है आपको फ़ायदा मिलता है आपकी ईएमआई पर। तो बहुत सारे समीकरण हैं लेकिन इमीडिएट रिलीफ नहीं है, क्या हम ये मान सकते हैं अंकित? जी, बिल्कुल कविता। सबसे पहले तो मैं जाजू सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स को रखकर आरबीआई ने जो फैसला लिया है रेट पॉज़ का, तो आज भले ही रेट कट जो है वो पॉज़ में है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। आरबीआई ने जो पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट बनाए रखा है, वो बेसिकली यही दर्शा रहा है कि ये एक समझदारी का मौका है। यहाँ पे एक ज़रूरत थी। पिछले 3 बार में उन्होंने 100 बिप्स यानी 1% आपकी जो रेट है वो पूरी कम कर दिया है, जिसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट आपको लोन्स पर देखने मिल गया है, ईएमआईज़ पर भी देखने मिला है, जैसे आपने सही बताया। इसको एक-एक करके लेते हैं, तो आज न्यूट्रल स्टांस लिया है आरबीआई ने। न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को ध्यान में रखकर आगे की पॉलिसी बनाएगी। ना ज़्यादा अग्रेसिव रेट कट होगा, ना ही तुरंत रेट हाइक होगा। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से जाजू सर ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, टैरिफ डिस्कशंस है, नेगोशिएशंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम दूसरे कंट्री से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, वो इन्फ्लेशन को असर करेगी। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है आज की डेट में। और जैसे-जैसे ये डेवलप होता है, उस तरीके से आरबीआई भी इस पे नज़र रखे हुए है। अगले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में शायद हमें हो सकता है कि इस साइकिल में एक रेट कट और देखने मिल जाए, पर उसके बियॉन्ड मैं भी मानता हूँ कि ये ऑलरेडी मार्केट ने इसको असेस कर लिया है। इसका इम्पैक्ट जो है ईएमआईज़ पे अगर हम बोले, तो घर के लोन का माहौल जो है पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से यानी कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जब 8.5% 9% लोन मिल रहा था, अब उसके सामने आज फ्रंट लाइन बैंक जो है आपको 7.5% में लोन दे रहे हैं। काफ़ी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 7.5 से कम में आपके ब्याज दर में आपको लोन दे रहे हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली होम लोन की बात करूँ, ईएमआईज़ जो है अगर आप देखेंगे तो आपके ईएमआईज़ आप अगर सेम रखते हो और आपकी टेन्योर घटाते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा होता है इंटरेस्ट में। कुछ बोरोवर जिनका प्रोफ़ाइल अच्छा है, जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ है, उनको रीफ़ाइनेंस कर लेना चाहिए अपना लोन। अगर उनकी क्रेडिट प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो उनको कम ब्याज दरों पे मिल सकता है लोन। सिर्फ़ रेपो रेट लिंक लोन पे ये इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका फिक्स्ड रेट वाला लोन है, यानी एमसीएलआर वाला लोन है, जो आपने पहले लिया हुआ होगा, तो उसमें भी रीफ़ाइनेंस करवा के आप बेनिफिट उठा सकते हैं। खासकर आपके दर्शकों के लिए एक और अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे, जहाँ पे एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर है, जिन्होंने पहले से होम लोन ले रखा है, उनकी सबसे बेस्ट ब्याज दर पे होम लोन चल रही है। और अगर उनको फिर भी पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, किसी कारणवश होम घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना हो, इम्प्रूवमेंट करवाना हो, या पर्सनल तौर पे कोई ज़रूरत है, तो आप टॉप अप होम लोन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये लोन थोड़ा-सा होम लोन से ज़रूर महँगा होता है, लेकिन
इसमें आपको ब्याज दर जो है पर्सनल लोन से कम पड़ती है। आप इस लोन को यूज़ कर सकते हैं अपने एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या इवन आपके घर के एक्सटेंशन इम्प्रूवमेंट ये सब के लिए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया मौका है जहाँ पे आप लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल मौका है, कस्टमर्स को एंड यूजर्स को वेट नहीं करना चाहिए। रेट्स ट्रांसमिशन हो चुकी है बैंक्स में, काफ़ी बैंक्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये सारे रेट। आपको अपना डिसीजन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। कविता। बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों को ध्यान में रखें। अब एक आखिरी सवाल जो मुझे जाजू सर से भी पूछना होगा वो झटपट से ये है कि फ़िलहाल फिक्स्ड इनकम में मौके कहाँ पर ज़्यादा हैं कमाई के, और कैसे अब हम पूरे डेट सिनेरियो को समझें, क्योंकि टैरिफ्स को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। इन्फ्लेशन भले ही बोला जा रहा है कि लिमिटेड रहेगा, फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन जब तक टैरिफ का मामला नहीं सुलझता है हम इन्फ्लेशन भी दो तारी तलवार की तरह ही हमारे लिए होगी। जाजू सर देखिए, जैसे मैंने बताया कि यदि एक रेट कट और भी होता है तो वो मोस्ट लाइकली इस साइकिल का अंतिम रेट कट होगा। सो जब अंतिम रेट कट के नजदीक हम पहुंचते हैं तो जो बॉन्ड ट्रेडर्स है या जो फिक्स्ड इनकम एक्सपर्ट्स है वो यील्ड कर्व की प्राइसिंग करते हैं कि 5.5 या 5.25 यदि रेपो रेट है तो टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको 10 ईयर यील्ड को कहाँ पे प्राइस करना चाहिए। तो जब एक विजिबिलिटी आती है कि टर्मिनल रेट क्या होगी तो उससे एक अंदाज लगाया जा सकता है। आपको याद होगा जब 2 साल पहले, 1 साल पहले जब 7.5% की रेट थी, हम सबको कहते थे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में अभी जाना चाहिए, तो 2 साल हमने 10% रिटर्न बॉन्ड फंड्स में देखा। लेकिन वो साइकिल मुझे लगता है कि अब पूरा हो गया है। तो यदि एक रेट कट हो या ना हो, उससे लॉन्ग टर्म बॉन्ड के रिटर्न्स में फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब जो पैरामीटर्स हमको देखना है लॉन्ग टर्म्स के लिए कि डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है। लास्ट ईयर हमको करीब-करीब $30 बिलियन एफपीआई फ्लो आया बिकॉज़ ऑफ द इंडेक्स इंक्लूजन जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का हुआ। इस बार पहले कुछ महीनों में आरबीआई ने ताबड़तोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, उसके कारण लिक्विडिटी मार्केट में आई और उसके कारण बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी। अब लास्ट पॉलिसी के बाद जो माहौल चेंज हुआ, उसमें हमने देखा कि इवन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, वो भी अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है, वो थोड़ा-सा बदल गया है और सप्लाई थोड़ी-सी ओवरवेलमिंग आ रही है। दूसरी चीज़, आप आरबीआई के बारे में जब बात करते हो तो आप खाली उनकी पॉलिसी रेट के बारे में बात करते हो जो कि शॉर्ट एंड पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी तक आरबीआई ने ऐसा कुछ भी सिग्नल नहीं दिया है जिससे हमको लगे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में यील्ड और कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लास्ट पॉलिसी से इस पॉलिसी तक जितने भी ऑक्शन हुए हैं उसमें बढ़ी हुई ब्याज दरों पर आरबीआई ने ऑक्शन क्लियर किया है। एक सिंगल ऑक्शन में भी कुछ डिवॉल्वमेंट नहीं आया जिससे हमको ये एक संकेत मिल सके कि लॉन्ग टर्म रेट्स अभी जहाँ पर है वहां से शायद एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स कम हो। तो मेरा ख्याल है कि अब जब ड्यूरेशन साइड में इतनी अनसर्टेनिटी है और जिसको हम कहते हैं कि सांप तो निकल गया, पूंछ बची है, जो अभी लग रहा है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अब ड्यूरेशन स्ट्रेटेजी से मूव होकर इन्वेस्टर को अक्रूवल स्ट्रेटेजी में आ जाना चाहिए। वहां पर आपका फॉर एंड ऑफ द मनी मार्केट कब वहां पर वैल्यू है। तो जो हमारे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि लो ड्यूरेशन प्रोडक्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्ट है, कुछ हद तक बिल्कुल। कॉर्पोरेट बॉन्ड है। ये जो 2-3 कैटेगरी है, वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखती है इस समय। अब जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में हम पहले इन्वेस्ट करने की बात करते थे 2 महीने पहले तक, मुझे लगता है वो माहौल अब बदल गया है और अब इन्वेस्टर को लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन या 2 से 3 से 5 साल तक अधिक से अधिक जो प्रोडक्ट्स हैं उस सब पे फोकस जी। रखना चाहिए। बाद में जस्ट एक लास्ट लाइन बोलूँगा कि यदि माहौल कल ओके। बदलता है, फॉर एग्जांपल टैरिफ के सिचुएशन कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अपने लिए पॉजिटिव हो गई, वो यदि होता है, फेड यदि ताबड़तोड़ रेट कट करता है, उससे माहौल बदलता है, जी। तो आप जी। कभी वापस बदल सकते हैं। ओके। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी सिनेरियोज आपने यहाँ पे समझाए हैं और दर्शकों को बिल्कुल सटीक रणनीति, भले ही उनके फिक्स इनकम निवेश को लेकर हो या उनके लोन को लेकर हो, आप दोनों ने सुझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इस पेशकश को भी मैं यही समाप्त करती हूँ। जाते जाते आपके स्क्रीन पे छोड़ जा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, जहाँ पर आप अपने सवाल हम तक छोड़ सकते हैं। नमस्कार।
क्या आपको पता है आपकी